नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। और अगर हम देखें तो गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। आईएमडी ने भी वार्निंग दे दी है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी और शेयरों ने भी इंडिकेशन दे दिए हैं कि वो भी बहुत तेज चलेंगे। लेकिन क्या ये कोरिलेशन सही है कि गर्मी से जो एसी फ्रिज की डिमांड बढ़ती है वो पूरी तरह से कोरिलेशन है, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नहीं है? आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट इसको अलग करती है, यानी उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इन सभी फैक्ट्स पर बात करेंगे और सेकंड टेक भी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित गोयल, को फाउंडर पेज 360 डिग्री से। अमित सर, हाय, गुड इवनिंग सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम ऑन ए शॉर्ट नोटिस सर। Thank you so much for having me back, Vivek. आ प्लेजर सर। मैं दर्शकों के लिए रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ देता हूँ। आईसीसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 32 सालों का उन्होंने 1992 से लेकर अभी तक का एक डेटा एनालाइज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे, इन सभी की डिमांड का कोई डायरेक्ट संबंध है ही नहीं गर्मी से। जबकि हम ये मानते हैं कि गर्मी आती है तो इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। उनका कहना है कि एसी, फ्रिज, कूलर, पंखों की कीमतें डिमांड पर असर डालती हैं। और दूसरा, अफोर्डेबिलिटी क्या है, कंज्यूमर की पॉकेट में अगर पैसे हैं तो ही वो एसी, फ्रिज खरीदता है, वरना नहीं खरीद पाता। साथ ही अगर डिमांड पर असर आता है तो वो आता है कि कंपनीज कितने नए वेरिएंट्स लेकर आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स कितने लॉन्च कर रही हैं, इन सभी का डिमांड पर असर पड़ता है। अब आईएमडी की वार्निंग भी देख लेते हैं। आईएमडी ने हाल ही में एक वार्निंग दी है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के शेयरों पर देखने के लिए मिला। उनकी चेतावनी है कि मार्च से लेकर मई में भीषण गर्म हवाएं रहेंगी, गर्मी भी रहेगी। लगभग पूरे देश में औसत से ज़्यादा गर्मी रहेगी। अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, सेंट्रल पेनिनसुलर एरिया में औसत गर्मी रहेगी, यानी कि उस एरिया में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन बाकी पूरे देश में गर्मी ज़्यादा रहेगी। अमित सर, आप क्या मानते हैं कि ये जो आईसीसीआई ने बात कही है कि आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ ने कि लोगों की जेब में जब पैसे होते हैं या अफोर्डेबिलिटी होती है तब डिमांड बढ़ती है, गर्मी से इंपैक्ट नहीं आता? विवेक, देखिए, अगर हम इंट्यूटिवली अगर हम बात करें तो गर्मी का इम्पैक्ट एक मार्जिनल कंज्यूमर पे आना चाहिए कायदे से, जो कि एक फ्रिंजेस पे है, जो कि सोच रहा है कि शायद मैं पंखे से ही जो है ये वाली गर्मी निकाल दूं। और अगर जो है वो उसको समझ में आता है कि नहीं, ये जो है ये गर्मी थोड़ी सी हमेशा से थोड़ी ज्यादा सीवियर रहेगी, तो वो टेम्प्टेड होगा कि चलो कहीं और पे जो है अपना बजट कट करके मैं शायद सिम्फनी का जो है मैं कोई प्रोडक्ट ले लूं, या मैं कोई थोड़ा हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले लूं। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसका जो है वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट इवन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, मैं आपको बताऊं, इंडिया तो खैर ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम काफी जो है वो नीचे है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस। इवन वहां पे भी हमने ये देखा है कि अगर गर्मी जो है वो ज्यादा भीषण है या जो सर्दी है अगर ज्यादा सीवियर है, तो उनके यहाँ भी जो है अप्लायंसेस की जो डिमांड है वो वेरी करती है। मगर ऑब्वियसली इन एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पे कि बेस लेवल पे और ऑन दी फ्रिंजेस लोग ज्यादा हैं, तो अमूमन आप ये मान के चलिए कि इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अ वेस्टर्न इकोनॉमी। मगर ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और जो आईसीएससी की रिपोर्ट से corroborate भी होती है, कि गर्मी या सर्दी के अलावा कंज्यूमर की क्या पोजीशन है, जॉब्स की क्या पोजीशन है। इनफैक्ट एक और फैक्टर है जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं की, और वो है अर्बनाइजेशन। देखिए, अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है वो हमेशा सिमिलर नहीं रहता है। राइट। आप ये जानते हैं कि कई साल ऐसे गए हैं हिंदुस्तान की इतिहास में पिछले 50 साल में, जब अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो रही थी। और मैं ये बिल्कुल। मान के चलता हूं कि जो 2002 से लेके जो 2012 वाला जो पीरियड था, वो फास्टेस्ट अर्बनाइजेशन इंडिया में हुई थी, बिकॉज आईटी में और बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज में बहुत रैपिड ग्रोथ रेट हो रहा था। और उसके वजह से बहुत सारे लोग विलेजेस से जो है सिटीज में आए या टाउन्स में गए। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है कि कंपेयर टू बिल्कुल। विलेजेस,
अगर आप अर्बन लैंडस्केप में हैं तो डिमांड ज्यादा होगी। तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। अर्बनाइजेशन फैक्टर है उसमें, जो है कंज्यूमर की जो ओवरऑल जो वित्तीय पोजीशन है, कैसी इनकम्स बढ़ रही हैं, क्या जॉब सिचुएशन है, महंगाई की दर क्या है, कंज्यूमर के जो है सेविंग्स रेट कैसे चल रहे हैं, ब्याज की दरें क्या हैं। क्योंकि हम ये भी ना भूलें कि अगर ब्याज की दरें अगर बिनाइन है या गिर रही हैं तो जी उसका जो है वो एक अच्छा इंपैक्ट होगा अप्लायंसेस की सेल पे, जी बिल्कुल। बनस्पत वो जब ब्याज की दरें बढ़ रही हैं तो। और उसके अलावा एक फैक्टर में और मैं बोलना चाहूंगा राइट। कि जैसे जैसे इकोनॉमी जो है एक सबसिस्टेंस लेवल से बढ़ के एक टुवर्ड्स मिडिल इनकम इकोनॉमी की तरफ जाती है, जो कि इंडिया अग्रसर है जिस डायरेक्शन में, तो जो सेंसिटिविटी ऑफ कंज्यूमर अप्लायंसेस टूवर्ड्स चेंजेस इन वेदर कम होते जाता है। तो जब राइट। आप बिल्कुल सबसिस्टेंस इकोनॉमी होते हैं तो वो फैक्टर सबसे ज्यादा हाई होता है, जो कि आप मान के चल सकते हैं कि 1990s में जो हमारी सिचुएशन थी। मगर अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मेच्योर हो रही है, जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जो सेंसिटिविटी है ये धीरे 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 करके कम होती चली जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, 5 6 7 फैक्टर्स हैं जो कि इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि कितना इंपैक्ट जो है वो गर्मी सर्दी का होगा और कितना इंपैक्ट बाकी चीजों का होगा। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया सर ने कि अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी का मैच्योर फेस में आना, ये दोनों फैक्टर भी बात करनी चाहिए इन पर। लेकिन जो आईसीसीआई की रिपोर्ट कहती है, मैं उसके डेटा ले लेता हूँ कि उन्होंने बताया कि गर्मी का और जो गर्म हवाएं हैं उनका रेवेन्यू सीएजीआर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि कंपनीज़ की सेल्स ग्रोथ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने 4 कंपनीज ली, हेवल्स, वोल्टास, सिम्फनी और वर्लपूल, और 1992 से ये डेटा लिया है। 1992 से 2002 के बीच में, अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हीट वेव इन इंडिया 1992 से 2002 के बीच में 3 बार आईएमडी की तरफ से चेतावनी मिली, जिसमें कि सेल्स ग्रोथ, हेवल्स उस समय अवेलेबल नहीं था डेटा, सिम्फनी का भी नहीं था, तो वोल्टास की ग्रोथ केवल 3.7%, वर्लपूल की जरूर 14.6%। अब आते हैं दूसरे 10 साल के फेस में, जहां पर कि FY02 से FY12 तक गर्मी पड़ी, लेकिन आईएमडी की तरफ से चेतावनी वाली गर्मी नहीं पड़ी कि बहुत भीषण गर्मी जिसको कह सकते हैं। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली वाली इस ही शीट को दिखाएं। FY2 से 12 के बीच में जो गर्मी का जो हीट वेव थी इंडिया में, वो जीरो, यानी कि कोई वार्निंग नहीं थी। उस समय की आप ग्रोथ देखिए, 34%, 19%, 44% और 17%। FY12 से 22 के बीच में 4 बार भीषण गर्मी पड़ी या गर्म हवाएं चली, उसमें ग्रोथ हार्डली 2 कंपनियों की ही डबल डिजिट में पहुंची। CAGR यानी कि ये एवरेज ग्रोथ है साल दर साल, 14.4% हेवल्स की और सिम्फनी की 10.9, अदरवाइज वोल्टास की 4.4 और वर्लपूल की केवल 9%। 22 से लेकर 24 तक अभी केवल एक बार ही भीषण गर्मी का आगाज हुआ है, जिसमें ग्रोथ अच्छी चल रही है। यानी कि जैसा अमित सर भी बता रहे थे कि FY2 से 12 वो जो पीरियड था जिसमें कि हमने देखा एक्चुअल इंडिया को राइज करते हुए, जिसमें हमने देखा एक व्यक्ति की जिसकी सैलरी 10,000 रुपये होती थी, उसकी अचानक से सैलरी बढ़कर 30,000, 40,000 और कहीं भी पहुंच गई थी। तो उसमें जो रियल ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, उसका इम्पैक्ट था ये। अब बात करते हैं 1992 से इन्हीं सब डेटा को लेते हुए दूसरी शीट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि भीषण गर्मी और जहां पर कि नॉर्मल ईयर रहा उस पर बात करते हैं। अब देखिए, वोल्टास में नॉर्मल ईयर्स में 6.5, 0.8, 15.6, ये 1992 से डेटा है। और FY96 में जब भीषण गर्मी पड़ी तो 21% की ग्रोथ, और वहीं वर्लपूल में 11% की। वहीं 99 में जब भीषण गर्मी पड़ी तो वोल्टास की ग्रोथ उल्टा नेगेटिव और वर्लपूल की 40.7%। तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2 में 23% की ग्रोथ जब भीषण गर्मी पड़ी और वर्लपूल की ग्रोथ कम 8.4। अब आगे चलते हैं FY03 में, जबकि कोई भीषण गर्मी का आगाज नहीं था, लेकिन 51% की ग्रोथ हेवल्स की तरफ से और वोल्टास करीब 24% और वर्लपूल भी 8.5%। इसी तरह से आप हेवल्स की ग्रोथ को देखते जाइए, 43, 58, 67, 38, 33। इसी तरह से वोल्टास की ग्रोथ देखते जाइए जब गर्मियां ज्यादा नहीं थी। ये वो पीरियड है जब गर्मी ज्यादा नहीं थी लेकिन लोग तब भी प्रोडक्ट खरीद रहे थे। उसी तरह से FY16 पर आ जाइए, जहां पर भीषण गर्मी आई है, FY16 और 17, जहां पर की ग्रोथ
सिंगल डिजिट में ही है, डबल डिजिट ग्रोथ ही नहीं आई है कंपनीज की। FY17 में भी यही हाल है कि वोल्टास की ग्रोथ सिंगल डिजिट, जबकि सिम्फनी और हेवल्स की ग्रोथ फिर भी ठीक है, वर्लपूल की ग्रोथ भी ठीक है। वहीं FY20 में आ जाइए, यहां तो नेगेटिव ग्रोथ हो गया हेवल्स का, और वोल्टास की ग्रोथ भी सिंगल डिजिट, जबकि सिम्फनी की ग्रोथ 36 और वर्लपूल की 11। इसी तरह से FY22 में 33% हेवल्स की, जबकि वोल्टास की 27, सिम्फनी की 31 और वर्लपूल की 5। तो एक ये कह सकते हैं कि FY22 एक ऐसा ईयर रहा जहां पर कि एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली भीषण गर्मी वाले ईयर में। अदरवाइज आप देखें तो ग्रोथ काफी हद तक एक लिमिट में रही है। FY24 में भी एक्सपेक्टेड क्या है, 9% की ग्रोथ हेवल्स में, सिम्फनी में केवल 1.5% और वर्लपूल में केवल 3.25%। अमित सर, डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है, ये बता रहे हैं कि लोगों की पॉकेट ही काम कर रही है, गर्मी काम नहीं कर रही है। और शेयर आज जिस तरह से चले हैं उस तरह से तो ऐसा लगता है कि आज सारी गर्मी का जो एक निचोड़ था वो आज ही शेयरों ने दिखा दिया। काफी अच्छे शेयर चले 3 से 10% तक। सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे इस डेटा को देखने के बाद? जी विवेक, मैं कुछ एक पॉइंट्स पे जो है वो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो जो स्मार्ट मनी होता है विवेक, वो जो है वो गर्मी आने की वेट नहीं करता है इस तरीके के स्टॉक्स में खरीदने की, चाहे वो कोई भी वेदर रिलेटेड स्टॉक है, चाहे वो रेफ्रिजरेशन का है या वो एयर कंडीशनिंग का है या एयर कूलिंग का है। जो स्मार्ट मनी होता है टिपिकली वो जो है जनवरी फरवरी से जो है वो निवेश शुरू कर देते हैं उन स्टॉक्स में जहां पे कि गर्मी आने से फायदा होता है। और इसी तरीके से जो है वो आप इसको रिवर्स कर लीजिए सर्दी के केस में। तो एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज जो बाइंग हुई है और जो आज जो ये शेयर बढ़े हैं वो शायद स्मार्ट मनी, मैं नहीं कहूंगा कि वो स्मार्ट मनी के वजह से बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर आप कह सकते हैं, आप एक हॉट मनी इनफ्लोज कह सकते हैं, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं। तो बिल्कुल। एक मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरा विवेक, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी मौजूदा हालात में अगर आप ये तमाम कंपनियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप उनके पी रेशियोज की बात करें, तो जो ट्रेलिंग पीज रेशियो हैं वो वेरी तो करते हैं, कोई 40 से लेके 100 तक जाते हैं, मगर ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि ये 60-70 के पी रेशियो पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। मेरा अनुमान यह है कि ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप इंडिया को छोड़ के आप कोई भी बड़ी ज्योग्राफी उठा लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली गारंटी करके मैं बोल सकता हूं कि इस तरीके के जो कंज्यूमर अप्लायंसेस वाले स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत मेच्योर कंपनीज हैं, बहुत मेच्योर इंडस्ट्रीज हैं, ये कोई यहाँ पे कोई स्टार्टअप्स नहीं है, या ये कोई नए प्रोडक्ट्स का कोई ऐसा इजाद नहीं हो गया पिछले साल 2 साल में कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो कोई 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो जाएगी। तो ये बहुत मेच्योर इंडस्ट्री है और पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है मेजर मार्केट में जहां पे कि इस तरीके के शेयर्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि 15 से लेके 20-25 का एक मैक्सिमम नॉर्म होता है इस तरीके के स्टॉक्स का ट्रेड होने का। ये जो 50, 60, 70 के पी रेशियोज हैं, ये टोटली एबनॉर्मल सिचुएशन है। और मैं निवेशकों को बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इन पी रेशियोज पे सिर्फ इसलिए स्टॉक खरीदें क्योंकि आईएमडी ये कह रहा है कि भाई अगले 2 या 3 महीनों में गर्मी जो है वो कोई 2 या 3 डिग्री जो है वो, या 1 या 2 डिग्री हमेशा से ज्यादा होगी। ना तो इसका कोई सेल्स पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट है जो कि अभी हमने डिस्कस किया ही है, और ना ही जो है इन स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है इस गर्मी की न्यूज की वजह से। बिल्कुल सर, स्टॉक टू स्टॉक ही बात कर लेते हैं। आज सिम्फनी का शेयर ऑलमोस्ट 10% चला है। कूलर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। 850 रुपये से 950 रुपये। आपका इस पर टेक सर? देखिए, अगर आप आज वाले जो शेयर्स हैं अगर आप उनका एनालिसिस देखेंगे तो ये बात फैक्ट है कि जो कंपनीज फोकस्ड हैं ऑन प्रोडक्ट्स विच आर विच आर वेदर रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सिम्फनी जो है वो सारे के सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली कूलिंग से कनेक्टेड हैं, तो सिम्फनी जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया। ऐसे ही अगर आप देखें हिटाची एयर कंडीशनर जो है वो काफी बढ़ गया।
जबकि अगर मैं बात करूं हैवेल्स की, फॉर एग्जांपल, हैवेल्स राइट। जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स में है, तो हैवेल्स का स्टॉक जो है वो उतना नहीं बढ़ा। तो एक तो ये फैक्टर है कि जो फोकस्ड है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसका स्टॉक ज्यादा बढ़ेगा, जो डाइवर्सिफाइड है उसका स्टॉक कम बढ़ेगा। बट उसके अलावा हर शेयर की, विवेक, एक टेक्निकल पोजिशनिंग होती है। तो राइट। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे कि ऑलरेडी स्मार्ट मनी बहुत ज्यादा एंटर कर चुका है और वो डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है। वो वाले स्टॉक्स जो हैं, चाहे कितनी भी अच्छी खबर क्यों ना आ जाए, वो वाले स्टॉक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे द स्टॉक इज ऑलरेडी मूविंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हैंड्स टू वीकर हैंड्स। तो ये जो है वो हर एक स्टॉक का अपना एक टेक्निकल पोजिशनिंग है। एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स और वीक हैंड्स की क्या पोजिशनिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इसको डिपेंड करता है। जी। मगर यस, ब्रॉडली स्पीकिंग, मेरा अभी भी ये मानना है कि ये जो आज वाली जो तेजी है, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। और शायद हो सकता है कि आप 1 या 2 दिनों में ही जो है, आप मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग का जो है आप ट्रेंड देख पाए। जी बिल्कुल। सर, शॉर्ट में जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको हर शेयर पर अगर एक आउटलुक मिल जाए शॉर्ट में ही, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिम्फनी पर इन लेवल्स पर सर बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए? विवेक, आई नो ये बहुत सिंपलिस्टिक लगता है, और एक्चुअल जो एनालिसिस होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड इट इज नॉट एज सिंपलिस्टिक एज आई मे साउंड राइट नाउ। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, विवेक, की मार्केट एक तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल्स पे है। मार्केट लगातार रैली करती आई है, वैल्यूएशन सुपर डुपर रिच हैं। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स जो हैं पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। डॉलर इंडेक्स जो है वो उफान पे है। और मार्च टू अप्रैल का जो एक फेवरेबल जो क्रॉसओवर फैक्टर जो हर साल प्ले करता है, वो ऑलरेडी प्ले कर चुका है। आपने पिछले 6-7 दिन में निफ्टी को 21,900 के लेवल से आपने 22,500 का लेवल आते देख लिया। उसमें इस क्रॉसओवर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी ग्लोबल बिल्कुल। मार्केट्स दोबारा से प्रेशर में आ गई हैं। ऐसे में मैं एक तो ये बिल्कुल यहां पे कहना चाहूंगा कि ये समय निवेश का बहुत बेहतरीन समय नहीं है। अगर आपने नीचे के स्तरों पे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का, मुनाफा वसूली का समय है, नंबर एक। नंबर दो, पर्टिकुलरली जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वहां पे वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा सुपर रिच हैं, और ये पिछले कुछ समय में रन अप भी कर चुके हैं ये स्टॉक्स। हालांकि इनमें से अधिकतर शायद अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है, विवेक, कि चाहे वो सिम्फनी है, और चाहे वो हिटैची है, और चाहे वो हैवेल्स है, कंसिडरिंग ऑल दी फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, कंसिडरिंग द वैल्यूएशंस एंड कंसिडरिंग वेयर द मार्केट इज, मेरा इन सभी स्टॉक्स पे सेल ऑन राइज का जो है मेरी एडवाइस रहेगी। एंड पर्टिकुलरली आफ्टर टुडेज राइज एंड आफ्टर आईएमडीज प्रिडिक्शन टुडे, अगले 2-3 दिन बहुत बेहतरीन दिन हैं इन स्टॉक्स में से मुनाफा वसूली करने के। अगर कोई करेक्शन बनती है अगले 1 से लेके 2 महीनों में, तब हम उनको कंसिडर करेंगे खरीदने का। अदरवाइज बाय एंड लार्ज सभी पे जो है मेरा सेल ऑन राइज का मेरा रेकमेंडेशन है। जी। सर के हिसाब से सिम्फनी, हेवल्स, हिताची, इन सभी में सेल ऑन राइज। सर, एक बार व्यू ले लेता हूँ। वोल्टास, वर्लपूल, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और ब्लू स्टार, इन चारों को भी इसी लिस्ट में रखूँ कि सेल ऑन राइज रहेगा, या इनमें कोई आपको लगता है कि थोड़ा कंसिडरेबली ठीक है एज कंपेयर टू ऑल दीज सेवन काउंटर्स? नहीं नहीं विवेक, मेरा सभी पे जो है मेरा फिलहाल सेल रहेगा। आई नो इट साउंड ओके। सिंपलिस्टिक, बट दैट इज एब्सोल्युटली द क्रक्स ऑफ द मैटर। कि जब पूरे वर्ल्ड में ये स्टॉक्स जो हैं वो 15 टू 20-25 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कैसे सलाह दे सकते हैं इनको 50, 60, 70 के पी रेशियो पे खरीदने का, वो भी तब जबकि रन अप इतना हो चुका है, वैल्यूएशन सुपर रिच हैं।
और जो है ये आईएमडी की प्रिडिक्शन भी काफी हद तक प्ले आउट कर गई है, नहीं तो अगले 1 या 2 दिनों में प्ले आउट कर जाएगी। तो मेरा इन सभी पे अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑन राइस का ही मेरा वो रहेगा। और उसमें मैं एक जो है मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, इनमें से जो कंपनियां हायर एंड को केटर करती हैं, जैसे ब्लू स्टार है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हायर एंड को अगर केटर करनी है या कमर्शियल सेगमेंट को केटर करनी है, तो इन एनी केस वहां पर वो जो एक जो फ्रिंज इफेक्ट हमने देखा, जिसके बारे में हमने बात की कि भाई एक मार्जिनल कस्टमर है जो कि सोच रहा है कि शायद बिना खरीदे काम चल जाएगा, मगर जैसे जैसे गर्मी भीषण पड़ेगी वो अपना माइंड चेंज करेगा और वो अपनी प्रायोरिटी चेंज करेगा। मगर जो कंपनीज ऑलरेडी इलीट्स को केटर करती हैं या हायर एंड ऑफ द सेगमेंट को केटर करती हैं या इंडस्ट्रियल सेगमेंट को केटर करती हैं, वहां पर तो वो वाला इंपैक्ट भी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि वो वाली कंपनियों को तो आप पहले जो है बेचना शुरू कर दीजिए, और बाकियों को चाहे आप और जो है थोड़ा सा रुक के 1 दिन 2 दिन रुक के बेच दीजिए, बट ओवरऑल दे आर ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑन राइज एज फार एज वी आर कंसर्न। बिल्कुल, तो ये वक्त है मुनाफा वसूली का, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये जो कंपनियां हैं इनकी सेल्स ग्रोथ का गर्मी से कोई सीधा सरोकार नहीं है, कंज्यूमर की पॉकेट से है। कंज्यूमर की पॉकेट में पैसे होंगे तो वो खरीदेगा माल, नहीं तो नहीं खरीदेगा। एक मेरे कलीग हैं, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि बच्चों की जो पहले एक ज़माना होता था कि बच्चों के जो स्कूल का सीज़न शुरू होता था वो जुलाई में शुरू होता था। अब चूंकि अप्रैल में शुरू होता है तो जो मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है उसके एक बड़ा खर्च बच्चों की स्कूल फ़ी में निकल जाता है, जिसकी वजह से उनकी ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल ख़रीदने की क्षमता है वो थोड़ी सी वो कंप्रेस हो जाती है, वो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, उतना उनकी जेब में पैसे नहीं होते डिस्पोजेबल इनकम। तो या तो वो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो ईएमआई पर लेते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कि मेरे कलीग ने शेयर किया, और अमित सर ने बहुत सारे फैक्ट्स बताए। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी विवेक। थैंक यू। प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर सर। तो अमित सर ने तो बता ही दिया, मोहर लगा ही दी कि इन सभी शेयरों में सेल ऑन राइज करना है। आईसीआईसीआई की रिपोर्ट के डेटा भी यही कहते हैं कि गर्मी और इन कंपनियों की सेल्स ग्रोथ में डायरेक्ट ऐसा संबंध नहीं है जिसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।